नमस्कार दोस्तों, सारा डिजिटल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश की जो सियासत है वो एक बार फिर से गरमाई हुई है। शीतकालीन सत्र जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और विपक्षी पार्टियां जो है और उनका जो गठबंधन है इंडिया, वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। इसके मायने क्या है, क्या फायदा इसका मिल सकता है, क्या माइलेज ले सकती है विपक्षी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव पर? क्या सरकार के ऊपर कुछ दबाव बनाया जा सकता है और सरकार की क्या नीति है? क्या विपक्ष विहीन संसद है वो चलाना चाहती है सरकार? क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं। रंजन जी, आज इंडिया गठबंधन जो है वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। पहले हमने देखा उनकी बैठकें होती थी, बंद कमरों के अंदर बैठक होती थी और बाद में पता लगता था बैठक में क्या हुआ है। इस बार वो आ गए और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जो है वो हत्या की जा रही है सरकार की तरफ से। क्या उनका जो प्रदर्शन है वो कुछ प्रभाव डाल पाएगा आम जनता के मन पर? देखिए, आज जो प्रदर्शन वहाँ हो रहा है, बेसिकली उसको कांग्रेस ने लीड किया। सो अरविंदर लवी जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल कहा था कि उन्होंने टाइम बताया था कि इतने बजे जंतर मंतर पे हम लोग पहुँचेंगे। उससे बैनर पे इंडिया लिखा हुआ है लेकिन प्रोग्राम कांग्रेस का है। आप सोचिए कि जंतर मंतर पर जब सारे वरिष्ठ नेता पहुँच गए, खरगे जी भी पहुँच गए, सीताराम येचुरी पहुँच गए, पवार साहब पहुँच गए, सब पहुँच गए। इनके 1 घंटे के बाद वहाँ राहुल गांधी पहुँचते हैं। जो राहुल गांधी भारत यात्रा करने वाले हैं और वो होस्ट हैं जी। तो विपक्ष कितना संजीदा ले रहा है इस चीज़ को कि मतलब जो होस्ट है वही लेट आ रहा है। तो यह हो सकता है जताने की कोशिश हो कि राहुल गांधी उससे बड़े नेता हैं, सबसे बाद में वो आएंगे। और दूसरी बात है कि ये सांकेतिक लग रहा है। सांकेतिक प्रदर्शन है, क्योंकि न जनता में कोई आक्रोश है, न शक्ति है। अभी तक का सीन है, हो सकता है दोपहर के बाद थोड़ी भीड़ बढ़े, लेकिन अभी तक जो है सो वो बस एक लग रहा है कि पहले 5 स्टार होटल में बैठे थे, अभी जंतर मंतर में बैठ गए हैं। नहीं, कुछ दबाव बन पाएगा सरकार के ऊपर? क्योंकि आप 146 सांसदों को निलंबित कर देते हैं संसद से और ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हुई है, इंडिया गठबंधन कह रहा है। तो सरकार के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, क्या उसमें कामयाब हो पाएगा या सरकार को लगेगा नहीं आप करते रहिए? देखिए, सरकार ने पहले तय कर दिया था कि नए संसद भवन में जो नियम है उस नियम के तहत आपको चलना पड़ेगा। लोग पुराने उदाहरण देते हैं, जब एनडीए के लोग थे विपक्ष में, सुषमा स्वराज के ने क्या कहा था, जेटली साहब ने क्या कहा था, उसको देते हैं। लेकिन ये मोदी वाली बीजेपी है। मोदी जी नियमों को बहुत मानते हैं। अब कहीं स्टेज पे भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री कहाँ बैठा होगा, राज्यपाल कहाँ होंगे, कौन पहले आगे जाएगा, कौन, पूरा ध्यान रखते हैं वो। तो इस बार नियम बन गया था। नियम तो पहले से था, लेकिन था कि नए भवन में इसको सख्ती से हम लोग पालन करेंगे। और मुझे लगता है सख्ती से पालन ओम बिरला जी ने किया। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जब शुरुआत में लोग निलंबित हुए, उसके बाद निलंबन में लाइन लग गई। मतलब लोग थे कि मुझे भी करो, आज मुझे भी होना है। लोग पहले ही बोलते थे मैं तख्ती लेके जाऊंगा, निलंबित होऊंगा। तो ये जो संख्या 146 की हो गई, ये नहीं होती। बेसिकली जिस नियम का था पहले कर दिए, बाद में नहीं करते, फिर पूछा जाता है उनको किया, इनको क्यों नहीं किए। तो ये विपक्ष, जया बच्चन ने भी सवाल उठाया था कि कुछ को किया और कुछ को नहीं किया, तो उनको क्यों नहीं किया? उनको नहीं किया। शशि थरूर ने कहा था कि आज मुझे भी निलंबित होना है, मैं भी लेके जाऊंगा। तो इसलिए संख्या ज़्यादा हुई कि लोग निलंबित होना चाह रहे थे, क्योंकि इस नंबर से कोई ज़्यादा नुकसान है नहीं। 24 का चुनाव 4 महीने के बाद चुनाव है, 3 महीने के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो देखना है कि इससे माइलेज क्या मिलता है। लेकिन उसकी में एक घटना जो घट गई, मिमिक्री वाली घटना घट गई, उसने थोड़ा बैलेंस कर दिया। मतलब अच्छा, मैं इसी पे आना चाहूँगा। जब संसद में अडानी का मुद्दा उठा तो उसी दौरान बीजेपी एक काउंटर मुद्दा लेकर आई कि राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर देश की छवि को खराब किया और उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा, और फिर ये कहा गया कि ये सदन को चलाना सरकार का काम है। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि सरकार जो थी, निलंबित हुए कुछ सांसद, वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, फिर मिमिक्री करते हैं कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी उनका वीडियो बनाते हैं, और सरकार को फिर से एक मौका मिल जाता है काउंटर अटैक करने का कि सभापति की जो गरिमा थी उसको ठेस पहुँचाई गई। और ये मुद्दा जाट तक भी चले जाता है कि वो जाट समुदाय से आप उस पर ध्यान देखिएगा। कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की थी, लेकिन बीजेपी का जो पूरा हमला है वो राहुल गांधी पे जी। कल्याण बनर्जी के खिलाफ नहीं है, वो राहुल गांधी पे है, क्योंकि राहुल गांधी सूट करता है बीजेपी को। तो राहुल गांधी अगर वीडियो नहीं बना रहे होते तो ये मुद्दा इतना बड़ा होता भी नहीं है। और ये ममता बनर्जी ने खुद भी कहा, जब ममता से पूछा गया कि भाई आपके एमपी ऐसा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राहुल अगर वीडियो नहीं बनाते तो मुद्दा नहीं बनता। तो राहुल ने मुद्दा दिया है बीजेपी को। तो मिमिक्री होना करना किसी कलाकार का या कोई पत्रकार करता है या कोई कार्टूनिस्ट करता है, वो अलग इशू है। लेकिन एक सांसद करे ऐसा, ये मुझे लगता है उचित नहीं है।
अच्छा रंजन जी, एक चीज़ और भी है कि विपक्ष जो है लामबंद हो रहा है, सब कह रहे हैं कि गठबंधन के तहत हम जिस स्टेट में स्ट्रांग है वो वहाँ पे चुनाव लड़ेगा, लेकिन आपको समहाउ लगता है कि बीजेपी या एनडीए एक स्टेप आगे हो जाता है कई बार और कुछ चीज़ें ऐसी कर देता है विपक्ष जो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाती है, जैसा कि ये कांड भी हमने देखा। देखिए, विपक्ष का ये इंडिया गठबंधन जो है, इसका सबसे बड़ा टेस्ट होगा बंगाल और केरल में। बंगाल में लेफ्ट को हराकर ममता बनर्जी आई हैं सो, और कांग्रेस से निकलकर ममता बनर्जी आई हैं। आप देखिएगा कि जब बैठक हो रही थी तो ममता बनर्जी एक साइड थी, राहुल एक साइड थे, येचुरी साहब दूसरे साइड थे, माने दोनों के बीच में थे। और पूरे टाइम राहुल गांधी का जो फुटेज बाहर आया था, राहुल गांधी येचुरी बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी कहीं और देख रही है उसको। तो ऐसे में जिस बंगाल में लेफ्ट वर्सेस टीएमसी है, और पिछली बार कांग्रेस टीएमसी, ममता बनर्जी की तो राजनीति ही लेफ्ट के खिलाफ है। हाँ, लेफ्ट के खिलाफ रही है। और पिछला इलेक्शन जो है कांग्रेस और लेफ्ट मिल के लड़ी थी। तो इस बार लेफ्ट के लिए को भी सीट दे दे टीएमसी, कांग्रेस को भी दे, और फिर केरला में क्या होगा फिर, जहाँ पे आमने सामने दोनों हैं, यूडीएफ एलडीएफ। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है सो बंगाल में होगा और केरला में होगा। सो बिहार में कोई मुश्किल इनको नहीं होगी, आराम से गठबंधन हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी नहीं होना चाहिए। यूपी में दिक्कत होगी कि कितना देते हैं ये, और एक बीएसपी फैक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स और भी हैं, जैसे तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्रा है, जहाँ के जो छत्रप हैं वो किसी गुट में नहीं है वो। और ये लोग जनरली एनडीए को ही सपोर्ट करते रहे, मतलब अलग से कभी कोई मुद्दा हो लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास करना हो तो करते रहे। सो इसलिए जो 543 सीट में अगर 300 तक सीट पे गठबंधन हो जाए तो बड़ी बात है। एक चीज़ और है इसमें, मायावती की भूमिका जो है वो बड़ी एक ऐसी मिडिल वाली भूमिका लग रही है कि वो इनके साथ भी नहीं जाना चाहती हैं, उनके साथ भी नहीं जाना चाहती हैं। क्या लोग ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर आप देखें विधानसभा में भी उनके पास कुछ रह नहीं गया है, लोकसभा में एसपी और बीएसपी साथ चुनाव लड़े थे, इस बार के चुनाव में क्या इनडायरेक्टली एक सपोर्ट रहेगा बीजेपी की तरफ या एनडीए की तरफ? देखिए, अगर बीएसपी सपोर्ट कर देती है बीजेपी को तो बीजेपी को फायदा नहीं है। बीएसपी अगर कैंडिडेट खड़ा करती है वहाँ पर सपा और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ में तो बीजेपी को फायदा है। वैसे तकरीबन इनडायरेक्ट सपोर्ट हो गया ना एक तरीके, इनडायरेक्ट सपोर्ट हो गया। लेकिन खुलकर सपोर्ट कर देते हैं तो फायदा नहीं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी की बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पे दलित मुसलमान का जो वोट फैक्टर हेल्प करता है बीएसपी को, वो खत्म हो जाएगा। फिर जो इधर जो बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये पूरा इलाका जो है ये बीएसपी का थोड़ा गढ़ इलाका है यहाँ पे है। तो अगर बीएसपी बीजेपी को सपोर्ट करती है तो सारा वोट बैंक उधर शिफ्ट हो जाएगा। सो वैसे बीजेपी का वैसा लक्ष्य तो यही है कि हर सीट पे 50% से ज़्यादा हम वोट पाएँ, और करीब 200 से ज़्यादा सीट पूरे देश में ऐसी थी जो जहाँ बीजेपी को 50% ज़्यादा मिला। यूपी में करीब 40 सीट ऐसी हैं जहाँ 50% ज़्यादा वोट मिला हुआ है। सो तो और बीएसपी और सपा मिलकर लड़ चुके हैं 2019 में, बावजूद उसको कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ बीजेपी का। कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ चुकी है तो भी दिक्कत नहीं हुआ। सो तो यूपी में बीजेपी का लक्ष्य तो बहुत बड़ा है इस बार, वो तो 2014 से ज़्यादा सीट सोच रही है उनको मिलेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आजमगढ़ और रामपुर जो गढ़ था वो भी अभी बीजेपी के पास में। एक चीज़ लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो उसमें प्रधानमंत्री पद की बात भी आई और ममता बनर्जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए एज ए पीएम कैंडिडेट और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए वाराणसी पे, जिसपे कि आम आदमी पार्टी ने भी उनका समर्थन किया। लेकिन अंदर से खबर ये भी कि नीतीश कुमार नाराज हुए इससे, लालू यादव नाराज हुए इससे। क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि दलित उससे भी आते हैं, वो भी एक फैक्टर हो सकता है और एक्सपीरियंस लीडर भी है, लेकिन स्वीकार्यता जो है वो शायद ना बन पाए क्योंकि कुछ और लोगों के भी अपने उम्मीदें हैं, इरादे हैं? देखिए, खड़गे साहब खराब चॉइस नहीं है। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक उम्र उनके आरे आ रही है, एक्टिव भी है। एक उम्र उनके आरे आ रही है, अच्छा बोलते हैं, हिंदी भी बढ़िया बोल लेते हैं। लेकिन एक उसमें एक डर यह भी है कि जो राहुल गांधी बोलते रहे हैं कि दक्षिण के कुछ तारीफ करते हैं, उत्तर के बारे में तो अलग बोलते हैं, तो और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कहीं ये उत्तर दक्षिण ना हो जाए। ये हो सकता है कि उत्तर दक्षिण इसमें हो जाए, लेकिन हमको लगता है कि कांग्रेस को मान लेना चाहिए था, क्योंकि अगर खड़गे साहब के नाम पर गोलबंदी हो जाती है और साउथ में और मजबूत होते हैं और दलित कार्ड भी आप खेल सकते हैं तो थोड़ा आप एनडीए को परेशानी में डाल सकते थे। लेकिन खड़गे साहब ने खुद ही बोल दिया कि उनको होगा कि गांधी परिवार के रहते हुए मैं कैसे बन जाऊँ। सो लेकिन अगर कांग्रेस मान जाती या बाकी लोग मान जाते खड़गे साहब को तो ये अच्छा चॉइस था। सो चलिए रंजन जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी, जिनसे हम पॉलिटिकल चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष की क्या रणनीति हो सकती है, धरना प्रदर्शन जो उनका चल रहा है, क्या वो सरकार के ऊपर दबाव बना सकती है। तो ऐसी और जानकारी के लिए, ऐसी और चर्चाओं के लिए आप समय डिजिटल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।